कल्पना करो कि तुम एक ऐसे कमरे में खड़े हो जहां चारों ओर धुंध है, बहुत हल्की सी रोशनी है, इतनी कि तुम रास्ता पहचान पाओ, लेकिन इतनी कम कि तुम धोखा भी खा जाओ। यही तो असल जिंदगी है, मिस्ट्री, जहां हर फैक्ट साफ नहीं होता, हर कहानी का दूसरा पहलू छुपा होता है, और हर बात को सच मान लेना इंसान को गलत फैसलों तक ले जाता है। क्रिटिकल थिंकिंग हमें उस धुंध को हटाने की ताकत देता है, लेकिन ये किताब एक ट्विस्ट लेकर आती है। इसमें क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ स्किल नहीं है, ये एक जासूसी यात्रा बन जाती है। एक ऐसी यात्रा जिसमें तुम्हें हर जानकारी को क्वेश्चन करना है, हर अजम्पशन को पकड़ना है, हर बायस को बेनकाब करना है, हर क्लू को जोड़कर बिगर पिक्चर बनानी है, और सबसे बड़ी बात, सोचना सीखना है, वो भी बिना धोखे में आए। ये समरी तुम्हें एक ऐसे फिक्शनल मिस्ट्री स्टाइल में लेकर चलेगी जहां हर कॉन्सेप्ट एक कहानी है, हर कहानी एक सीख है, और हर सीख एक नई सोच खोलती है। पार्ट 1, द केस ऑफ द हिडन क्लू। कहानी शुरू होती है एक पुराने शहर के बीचों बीच ब्रेनफील्ड। ब्रेनफील्ड हमेशा से विचारों, खोजों और इंटेलेक्ट के लिए जाना जाता था। यहां एक रहस्य की गूंज है, द हिडन क्लू मिस्ट्री। इस केस में कोई हत्या नहीं हुई, कोई चोरी नहीं हुई, लेकिन फिर भी पूरा शहर परेशान है। क्यों? क्योंकि शहर का सबसे बड़ा कोर्ट, सबसे बड़ा स्कूल और सबसे बड़ी लाइब्रेरी, तीनों ने मिलकर घोषणा की, लोग सही निर्णय लेना भूल रहे हैं। गलत पर यकीन, सही पर शक और अधूरी बातों पर राय अब ये आम हो चुका है। इसलिए शहर की क्रिटिकल थिंकिंग काउंसिल ने एक अंडरकवर थिंकर को बुलाया। डिटेक्टिव रीजन, तर्क। वो न हथियार रखता है, न बनोक्युलर। उसके हथियार है सवाल, ऑब्जर्वेशंस, पैटर्न, लॉजिक और माइंड की क्लैरिटी। सीन 1, गलत निष्कर्षों का जाल। डिटेक्टिव रीजन का पहला काम था समझना कि लोग बिना सोचे क्यों मानने लगे हैं। वो भीड़ के बीच जाता है। एक जगह लोग बहस कर रहे हैं कि चांद बड़ा हो गया है क्योंकि पिछले 2 दिनों से वो ज्यादा क्लियरली दिख रहा है। कोई क्यों पूछने वाला नहीं। लोगों ने विजुअल एक्सपीरियंस को एब्सोल्यूट ट्रूथ मान लिया। डिटेक्टिव रीजन धीरे से पूछता है, क्या तुमने चांद को नाप कर देखा है? सब चौंक जाते हैं, कभी सोचा ही नहीं। यही क्रिटिकल थिंकिंग लेसन 1 है। परसेप्शन रियलिटी। जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। कभी कभी इंसान अपनी आंखों पर, भावनाओं पर, अजम्पशंस पर इतना भरोसा कर लेता है कि सच्चाई उसके सामने होते हुए भी वो उसे नहीं देख पाता। रीजन इस भीड़ को सिखाता है कि रियल कॉज था मौसम साफ होना, ह्यूमिडिटी कम होना, लाइट पोल्यूशन घट जाना, लेकिन लोगों ने निष्कर्ष निकाल दिया बिना एविडेंस के। सीन 2, कंफर्मेशन बायस का जाल। अगले दिन रीजन एक बेकरी जाता है जहां लोग कह रहे हैं जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं वे जरूर सफल होते हैं। देख लो, हमारे शहर का सबसे फेमस बिजनेसमैन 4 बजे उठता है। रीजन मुस्कुराता है और कहता है, और बाकियों का क्या? जिनकी जिंदगी खराब है, क्या वे भी 4 बजे उठते हैं? लोग चौंक जाते हैं। उन्होंने तो सिर्फ सक्सेसफुल लोगों को देखा था, असफल लोगों पर ध्यान ही नहीं दिया। यहां रीजन बताता है क्रिटिकल थिंकिंग लेसन 2, कंफर्मेशन बायस, जहां इंसान सिर्फ वही बातें चुनता है जो उसके विश्वास को सही साबित करें। तथ्यों को पूरा नहीं देखा जाता, बस अपनी पसंद के हिस्से को हाईलाइट किया जाता है। रीजन कहता है, जब तक डेटा पूरी कहानी न बताए, सच्चाई का फैसला मत करो। सीन 3, द केस ऑफ द मिसिंग कॉन्टेक्स्ट। शाम के समय रीजन लाइब्रेरी जाता है। वहां एक लड़की दुखी बैठी है क्योंकि उसने सुना तुम्हारा भाई एग्जाम में फेल हो गया है, लेकिन बाद में रीजन को पता चलता है वो सिर्फ एक मॉक टेस्ट था। मार्क्स जानबूझकर कम दिए गए थे प्रैक्टिस के लिए। असली परीक्षा अभी मंथ्स बाद है। रीजन उससे कहता है, हाफ ट्रूथ इज मोर डेंजरस देन फुल आई। और यहां आता है क्रिटिकल थिंकिंग लेसन 3, कॉन्टेक्स्ट मिसिंग, ट्रूथ मिसिंग। कभी भी इंफॉर्मेशन को बिना पूरा संदर्भ समझे मत मानो। सीन 4,
फॉल्स कॉज की कहानी। अगले दिन शहर में अफवाह फैलती है। नया पार्क बनते ही अपराध बढ़ गया है। पार्क अपराधों की जड़ है। लोग डरने लगते हैं। रीजन काम आवाज में पूछता है, क्या तुमने ये देखा है या किसी ने कहा है? जांच में पता चलता है अपराध इसलिए बढ़े क्योंकि शहर में त्योहार चल रहा था। बाहर से भीड़ आई हुई थी। पार्क का अपराध से कोई लेना देना नहीं। यहां रीजन समझाता है क्रिटिकल थिंकिंग लेसन 4। कॉरिलेशन कॉजेशन, दो चीजें साथ हो तो इसका मतलब नहीं कि एक दूसरी का कारण है। यह सबसे कॉमन लॉजिकल ट्रैप है। सीन 5, इमोशनल रीजनिंग, भावना बनाम तर्क। एक मां क्लेम करती है, मेरा बेटा बहुत इंटेलिजेंट है क्योंकि वो बहुत इमोशनल है। यहां रीजन उसे जेंटली समझाता है, भावनाएं खूबसूरत है लेकिन कंक्लूजन्स इमोशंस पर नहीं, एविडेंस पर बनते हैं। लेसन 5, फीलिंग समथिंग ट्रूथ। इमोशंस पावरफुल है लेकिन निष्कर्ष हमेशा लॉजिक पर बनते हैं। सीन 6, द इनविजिबल एनिमी, अजम्पशंस। रीजन एक लोगों से भरे चौक पर खड़ा होता है और कहता है, तुम सब रोज अजम्पशंस बनाते हो पर उन्हें टेस्ट कभी नहीं करते। वो क्राउड को टेस्ट देता है, एक बंद डिब्बा दिखाता है और पूछता है, बताओ इसमें क्या है? लोग अनुमान लगाते जाते हैं, खाना, खिलौना, पैसे, पत्थर। रीजन हंसकर कहता है, सच ये है तुम कुछ भी नहीं जानते पर तुमने मान लिया कि तुम्हें पता है। यही लेसन 6, अजम्पशन माइंड का शॉर्टकट। हर अजम्पशन को टेस्ट करो, बिना टेस्ट अजम्पशन ट्रैप। सीन 7, एविडेंस, असली हथियार। रीजन बताता है कि ओपिनियंस मैटर नहीं करती, बिलीव्स भी नहीं, अजम्पशंस भी नहीं, सिर्फ एविडेंस मैटर करता है। वो कहता है, सच को भावनाओं की जरूरत नहीं, बस प्रूफ की जरूरत होती है। ये लेसन 7, एविडेंस इज द किंग। ओपिनियन लाउड हो सकती है लेकिन एविडेंस ही ट्रूथ बनाती है। सीन 8, अपने ही दिमाग से धोखा, कॉग्निटिव बायस। रीजन एक वर्कशॉप लेता है जहां वो लोगों को बताता है कि तुम्हारा अपना दिमाग तुम्हारे खिलाफ काम कर सकता है। वो शहर को सबसे डेंजरस चीज के बारे में बताता है, अनदेखा दुश्मन, कॉग्निटिव बायस, जैसे एंकरिंग बायस, अवेलेबिलिटी बायस, बैंड वैगन इफेक्ट, हेलो इफेक्ट, संक कॉस्ट फैलेसी। हर बायस इंसान को गलत सबूतों पर आधारित गलत निष्कर्षों तक ले जाता है। रीजन कहता है, क्रिटिकल थिंकिंग अपने दिमाग की गलतियों को पकड़ने की कला। सीन 9, सवाल पूछने की कला। रीजन कहता है कि क्रिटिकल थिंकिंग की शुरुआत सवाल से होती है लेकिन सवाल पूछने भी एक कला है। व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हाट इफ, इज दिस ट्रू? किसने कहा, क्यों कहा, कैसे कहा? सवाल असल में ताले खोलने वाली चाबी है। सीन 10, स्लो थिंकिंग बनाम फास्ट थिंकिंग। रीजन शहर को समझाता है कि फास्ट थिंकिंग आइंस्टाइन सीटीएस स्लो थिंकिंग विजडम। तेज सोच जरूरी है लेकिन जरूरी फैसले हमेशा स्लो थिंकिंग मोड में लिए जाते हैं। पार्ट एक यही समाप्त होता है। आगे आने वाले पार्ट्स में हम इस मिस्ट्री को और गहरा करेंगे। शहर में असली मास्टरमाइंड कौन है? लोग गलत सोच में क्यों फंसते हैं? क्रिटिकल थिंकिंग के 40+ टूल्स, लॉजिकल फैलेसीज का पूरा जाल, हाउ टू थिंक लाइक अ डिटेक्टिव, माइंड ट्रैप्स की पूरी एनाटॉमी, फाइनल ट्विस्ट, हिडन क्लू आखिर है क्या? पार्ट 2, दी फॉग ऑफ मिसबिलीफ, गलत मान्यताओं की धुंध। ब्रेनफील्ड शहर में रीजन की मौजूदगी अब चर्चा बन चुकी थी। लोग कहते थे, वो आदमी सवाल पूछता है तो जवाब नहीं, सच निकलता है। लेकिन शहर में एक नई समस्या फैल गई थी, गलत मान्यताओं की धुंध। जो चीज सही थी वो गलत दिखाई देती थी और जो चीज गलत थी उसे लोग सच मानने लगे थे। रीजन को अब एक नया रहस्य सुलझाना था। लोग सच देखकर भी गलत फैसले क्यों लेते हैं? इसका जवाब शहर की गहराइयों में छुपा था। सीन 1, दी चेंबर ऑफ एकोज, गूंजों का कमरा। रीजन को काउंसिल से सूचना मिलती है। लोग एक ही बात बार बार सुनकर उसे सच मानने लगे हैं।
रीजन सबसे पहले जाता है एक पुरानी हवेली में, जिसे लोग कहते हैं एको चेम्बर, गूंजों का कमरा। ये हवेली एक सिंबल है। लोग सिर्फ अपनी ही सोच जैसी बातें सुनते हैं। जो उनके बिलीफ से मैच न करे वो उनसे टकराने से पहले गायब कर दी जाती है। लोगों को वही दिखाई देता है जो वे देखना चाहते हैं। रीजन हवेली के केंद्र में खड़ा होता है और पूछता है, क्या सच कभी गूंज बन सकता है? दीवारें लौटाती है, गूंज गूंज गूंज। यहां रीजन सिखाता है क्रिटिकल थिंकिंग लेसन 8, एको चेम्बर इफेक्ट। जब इंसान सिर्फ वही सुनता है जो उसके विश्वास से मेल खाता है, वो गलत को भी सही और सही को भी गलत मानने लगता है। रीजन लिखता है, नई राय का स्वागत करना, विरोधी तर्क को सुनना, अलग पर्सपेक्टिव अपनाना, खुद की राय पर शक करना, ये क्रिटिकल थिंकिंग का असली आधार है। सीन 2, द इल्यूजनिस्ट, भ्रम फैलाने वाला। ब्रेन फील्ड में एक आदमी की चर्चा थी। द इल्यूजनिस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों को ऐसी बातें विश्वास दिलाता था जिनका कोई आधार नहीं था। लोग कह रहे थे, इल्यूजनिस्ट ने कहा है कि शहर के बीच एक पुराना पेड़ है जो विशेष पूरी करता है, और लोग वास्तव में उस पेड़ पर चढ़कर दुआएं मांग रहे थे। रीजन पेड़ का निरीक्षण करता है। पेड़ पुराना है लेकिन साधारण। लोगों की खुशियां उनकी वास्तविक मेहनत से आई थी, लेकिन क्रेडिट पेड़ को दिया जा रहा था। रीजन कहता है, जहां तर्क खत्म होता है वहां अंधविश्वास शुरू हो जाता है। क्रिटिकल थिंकिंग लेसन 9, अथॉरिटी फैलेसी। क्योंकि किसी ने कहा सच नहीं होता। इंफॉर्मेशन का सोर्स कितना भरोसेमंद है, यह क्रिटिकल थिंकिंग का आधार है। सीन 3, द मार्केट प्लेस ऑफ ओपिनियंस। रीजन अब शहर के सबसे व्यस्त बाजार में जाता है। हर दुकान पर लोग राय बेच रहे हैं, जैसे राय एक प्रोडक्ट हो। कोई कह रहा, ये जड़ी बूटी सब बीमारी ठीक कर देगी, ये पानी जादुई है, ये नंबर तुम्हें अमीर बना देंगे। लोग खरीद भी रहे थे, बिना पूछे, बिना जांचे। रीजन दुकानदार से पूछता है, क्या तुमने एविडेंस दिखाया? दुकानदार, नहीं, लेकिन सब खरीदते हैं। रीजन जनता को समझाता है। क्रिटिकल थिंकिंग लेसन 10, पॉपुलर ट्रू। भीड़ जिस चीज को फॉलो कर रही है वो जरूरी नहीं कि सच हो। भीड़ फैक्ट्स नहीं देखती, ट्रेंड देखती है। सीन 4, इमोशनल मार्केट हैक। रीजन अपने नोट्स में लिखता है, जब भावनाएं निर्णय लेती है तर्क सो जाता है। रीजन बाजार में 3 बूथ्स देखता है, फियर बूथ, डर, होप बूथ, आशा, एंगर बूथ, गुस्सा। लोग तीनों में सबसे अधिक जा रहे थे। रीजन लोगों को समझाता है। क्रिटिकल थिंकिंग लेसन 11, इमोशनल मैनिपुलेशन। फैसले सोच से नहीं, डर या लालच से लिए जाए तो इंसान गलत ट्रैप में फंस जाता है। इस बाजार की हर दुकान का एक ही हथियार था, भावना। सीन 5, द हाफ ट्रूथ मर्चेंट, आधे सच का सौदागर। रीजन आगे बढ़ता है और एक आदमी को देखता है जो सच बेच रहा है, लेकिन आधा उसका पोस्टर लिखा है, जो आप सुनना चाहते हैं वही सच, लेकिन वो हर बात पूरी नहीं बताता। उदाहरण, तुम्हारी सेहत बिगड़ रही है क्योंकि तुम फोन चलाते हो, लेकिन ये नहीं बताता कि डाइट भी खराब है। तुम्हारा बिजनेस नहीं चल रहा क्योंकि लोग जेलस है, लेकिन ये नहीं बताता कि स्ट्रैटेजी भी गलत है। रीजन कहता है, क्रिटिकल थिंकिंग लेसन 12, हाफ ट्रूथ फुल डेंजर। आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा नुकसानदायक होता है। सीन 6, द केस ऑफ द मिसिंग डेटा। अब रीजन को एक बड़ा केस मिलता है। शहर के लोग दावा कर रहे थे ब्रेन फील्ड में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई है, लेकिन कोई एक्चुअल नंबर्स नहीं दिखा रहा था। रीजन जांच करता है। पिछले साल टाउन में 2 फैक्ट्रीज बंद हुई थी, लेकिन उसी समय 3 नई खुली थी। लोग सिर्फ नेगेटिविटी को ज्यादा याद कर रहे थे। यहां रीजन सिखाता है। क्रिटिकल थिंकिंग लेसन 13, यूज डेटा नॉट ड्रामा। फीलिंग्स फैक्ट्स रिप्लेस नहीं कर सकती, हर क्लेम के पीछे डेटा होना चाहिए। सीन 7, द मेमोरी ट्रैप,
याददाश्त का धोखा। रीजन एक पर्सन से मिलता है जो कह रहा था, पहले सब अच्छा था, अब सब खराब है। ये कॉमन लाइन है। रीजन उसे पीछे लेकर जाता है। पुरानी स्ट्रीट्स, पुराने रिकॉर्ड्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स, और पता चलता है पहले भी क्राइम्स थे, पहले भी पॉवर्टी थी, पहले भी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन मेमोरी ने पुराने समय को इतना सुंदर बना दिया कि वो वास्तविकता मिटा चुका था। क्रिटिकल थिंकिंग लेसन 14, नॉस्टैल्जिया बायस। दिमाग पुराने समय को गोल्ड बनाकर याद करता है और वर्तमान को समस्याओं से भरा, लेकिन दोनों ही अधूरी तस्वीरें होती हैं। सीन 8, द पैटर्न हंटर्स। पैटर्न ढूंढने वाले लोग छोटी छोटी घटनाओं में बड़े पैटर्न्स ढूंढते थे। जैसे आज बिल्ली रास्ता काट गई इसलिए मेरा काम खराब हुआ, मैंने नए कपड़े पहने इसलिए सक्सेस मिली। रीजन टाउन्सफो को एक्सपेरिमेंट दिखाता है। सैम सिचुएशन, डिफरेंट पीपल डिफरेंट आउटकम्स। सैम आउटकम्स डिफरेंट कॉजेस। रीजन बताता है क्रिटिकल थिंकिंग लेसन 15, एपोफीनिया। जहां पैटर्न नहीं होता वहां पैटर्न देखना। यह दिमाग की सबसे पुरानी आदत है, पर सबसे डेंजरस भी। सीन 9, द इल्यूजन ऑफ क्विक आंसर्स। रीजन अब शहर के बीचों बीच जाता है। वहां एक बड़ा सा पोस्टर लगा है, लाइफ के सारे सवालों का एक ही जवाब है। रीजन मुस्कुराता है। क्रिटिकल थिंकिंग लेसन 16, वन आंसर फैलेसी। जिन सवालों के कई कारण होते हैं उनका एक ही जवाब नहीं हो सकता। जिंदगी सिंपल नहीं है, दिमाग को भी कॉम्प्लेक्स सोच चाहिए। सीन 10, क्लैरिटी, धुंध साफ होने लगी। रीजन अब शहर की काउंसिल को रिपोर्ट देता है। लोग सोचते नहीं, वे रिएक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि एको चेंबर्स, ऑथोरिटी फैलेसी, इमोशनल मैनिपुलेशन, हाफ ट्रूथ्स, मिसिंग डेटा, मेमोरी बियासेस, पैटर्न इल्यूशंस। शहर की धुंध अब साफ होने लगी, लेकिन रीजन जानता था कि असली मास्टरमाइंड अभी सामने नहीं आया। पार्ट 2 समाप्त। अगले पार्ट में पार्ट 3, द हिडन मास्टरमाइंड, दिमागों को नियंत्रित करने वाला असली खिलाड़ी। इसमें आप सीखेंगे 20+ लॉजिकल फैलेसीज, कैसे मैनिपुलेशन काम करता है, कैसे माइंड ट्रैप्स आपको खुद से लड़ाते हैं, कैसे डिटेक्टिव रीजन छुपे दुश्मन तक पहुंचता है, और केस का बड़ा मोड़। पार्ट 3, माइंड ट्रैप्स का शहर और असली मास्टरमाइंड की झलक। ब्रेनफील्ड शहर में अब रीजन की चर्चा हर गली में थी। लोग जागने लगे थे, शहर की धुंध कम होने लगी थी। लेकिन जैसे जैसे लोग स्मार्ट होने लगे वैसे वैसे एक नया डर फैलने लगा। क्या कोई था जो इस शहर को गलत सोच में धकेल रहा था? रीजन को अब संदेह होने लगा था। ये सारी गलत मान्यताएं सिर्फ हादसा नहीं हो सकती, किसी ने इन्हें फैलाया है, कोई मास्टरमाइंड। लेकिन कौन? उसकी तलाश शुरू होती है। सीन 1, लाइब्रेरी ऑफ डिसेप्शंस, धोखे की लाइब्रेरी। रीजन शहर की सबसे पुरानी लाइब्रेरी पहुंचता है। यहां हजारों किताबें थी, लेकिन बीच में एक काली, धूल भरी किताब उसकी नजर पकड़ती है। किताब का नाम माइंड ट्रैप्स, द इनविजिबल चेन्स। जैसे ये किताब उसे बुला रही हो, वो खोलता है और सामने लिखा आता है, जो लोग सोचने से डरते हैं वे आसानी से नियंत्रित किए जा सकते हैं। रीजन समझ जाता है, शहर में फैल रही गलत सोच रैंडम नहीं है, ये माइंड ट्रैप्स है जो लोगों को अपने ही दिमाग का कैदी बना देती है। किताब के अंदर पहले चैप्टर में लिखा है, माइंड ट्रैप 1, बैंड वैगन इफेक्ट। सब कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा। लोग भीड़ का हिस्सा बनकर सेफ फील करते हैं, लेकिन भीड़ हमेशा सही नहीं होती। रीजन कहता है, ट्रूथ भीड़ का स्लेव नहीं है। सीन 2, द पजल ऑफ लॉजिकल फैलेसीज। रीजन को लाइब्रेरी में छुपे कुछ पन्ने मिलते हैं, जैसे कोई उसे संकेत दे रहा हो। 20+ लॉजिकल फैलेसीज, सोच को गलत दिशा देने वाली चालें। ये फैलेसीज मास्टरमाइंड के हथियार थे। रीजन इन्हें डीकोड करने लगता है। एक स्ट्रॉमन फैलेसी, किसी की बात को ट्विस्ट करके उसे कमजोर बनाना ताकि आप उसे आसानी से हरा दे।
2 एड होमिनेम, तर्क नहीं, व्यक्ति पर हमला करना। तर्क कानूनी है, तुम तो बेवकूफ हो। 3 फॉल्स डिलेमा, 2 एक्सट्रीम ऑप्शंस दिखाना, जब असल में बीच में बहुत सारे रास्ते होते हैं। 4 सर्कुलर रीजनिंग, निष्कर्ष को ही तर्क बना देना, क्योंकि ये सच है, क्योंकि ये सच है। 5 स्लिपरी स्लोप, एक छोटी बात बड़ा विनाश, जबकि कोई रील प्रूफ नहीं होता। 6 रेड हेरिंग, ध्यान को मेन इश्यू से हटाकर दूसरी बात पर ले जाना। 7 अपील टू इमोशन, तर्क छोड़कर सिर्फ भावनाओं से मैनिपुलेट करना। 8 अपील टू ट्रेडिशन, ये पहले भी होता था इसलिए सही है। 9 अपील टू नॉवेल्टी, ये नया है इसलिए अच्छा है। फॉल्स कॉज, पोस्ट हॉक, पहले ये हुआ फिर वो हुआ, मतलब पहला कारण था। इन फैलेसीज को पढ़कर रीजन को एहसास हुआ, कोई इस शहर को फैलेसीज के जरिए कंट्रोल कर रहा है, लेकिन कौन? सीन 3, सिटी हॉल में छुपा संदेश। रीजन शहर के सिटी हॉल में पहुंचता है। वहां एक कमरे के अंदर उसे एक बहुत ही अजीब मैसेज मिलता है। ट्रूथ इज अ थ्रेट, क्लैरिटी इज डेंजरस, इग्नोरेंस इज ओबीडियंस। ये फ्रेजेस उसे चौंकाते हैं। क्या ये नकली है? क्या ये किसी ने लिखे हैं? या ये किसी ओल्ड सीक्रेट ग्रुप का हिस्सा है? दीवार पर एक सिंबल बना है, सिंबल ऑफ मैनिपुलेशन। शायद मास्टरमाइंड यही है। सीन 4, द पीपल हु डोंट थिंक, सोचना छोड़ चुके लोग। रीजन शहर के सेंटर में खड़ा होता है। उसे लोगों की एक अजीब हैबिट दिखती है। फैसला जल्दी, जांच शून्य, राय मजबूत, तर्क कमजोर। रीजन सोच में पड़ जाता है। क्या लोग सोचने से डरते हैं? क्या उन्हें लगता है कि सोच पाना मुश्किल है? रीजन कुछ लोगों से सवाल पूछता है। रीजन, तुमने ये निष्कर्ष क्यों निकाला? लोग कहते हैं, किसने कहा? पता नहीं, किसी ने कहा था। मुझे लगता है ऐसा होगा, बस ऐसा ही होता आया है। रीजन साय करता है। यहां वो सिखाता है। क्रिटिकल थिंकिंग लेसन 17, लेजी माइंड ट्रैप। दिमाग शॉर्टकट्स चाहता है और वो शॉर्टकट्स गलतियां बन जाते हैं। सोचने की कीमत लगती है, लेकिन न सोचने की कीमत और भी ज्यादा। सीन 5, मास्टरमाइंड की पहली झलक। रीजन अब शहर की रूफटॉप्स पर चढ़ता है। वहां उसे काले कपड़ों में एक छाया दिखाई देती है, शायद वही मास्टरमाइंड। छाया रीजन से कहती है, तुम लोगों को सोचने की ताकत दे रहे हो, लेकिन सोचने वाला इंसान रूल नहीं किया जा सकता। रीजन उस छाया का पीछा करता है, लेकिन वो गायब हो जाती है। उसकी आवाज हवा में गूंजती है। भ्रम ही नियंत्रण है। कहानी अब डेंजरस मोड़ ले चुकी है। सीन 6, द माइंड फैक्ट्री, दिमागों की फैक्ट्री। रीजन शहर के बाहर एक पुरानी टूट चुकी फैक्ट्री में पहुंचता है। वहां पुराने लाउड स्पीकर्स पड़े हैं। हर स्पीकर पर वही सिंबल बना है। रीजन समझ जाता है, ये फैक्ट्री कभी शहर में फेक बिलीफ्स फैलाती थी। ये वही जगह है जहां से गलत सोच की लहर फैली। लोग अननोइंगली इस सिस्टम के स्लेव बने। रीजन कहता है, मास्टरमाइंड सिर्फ धोखा नहीं देता, वो धोखे को नॉर्मल बना देता है। सीन 7, रियलिटी वर्सेस इल्यूजन टेस्ट। रीजन लोगों को रियलिटी टेस्ट देता है। वो एक बोर्ड पर 3 लाइंस बनाता है। अ 10 सेंटीमीटर, बी 10 सेंटीमीटर, सी 10 सेंटीमीटर, और क्राउड से पूछता है, सबसे बड़ी कौन सी है? लोग डिफरेंट आंसर्स देते हैं क्योंकि उनकी परसेप्शन बियास्ड है। फिर रीजन रूलर निकालता है, तीनों इक्वल। लेसन, क्रिटिकल थिंकिंग लेसन 18, वेरीफाई एवरीथिंग। सिर्फ देखना इनफ नहीं, मेजरमेंट, टेस्टिंग, प्रूफ आवश्यक है। सीन 8, दी ग्रेट मैनिपुलेशन मॉडल। रीजन अब मास्टरमाइंड की योजना समझने लगा है। स्टेप 1, गलत जानकारी दो। स्टेप 2, भावनाएं भड़काओ। स्टेप 3, भीड़ को मिलाओ। स्टेप 4, फैलेसीज फैलाओ। स्टेप 5, लोगों को इतना कंफ्यूज करो कि सच ढूंढने की हिम्मत ही न रहे। ये एक पूरा साइकोलॉजिकल मॉडल था। रीजन विस्पर करता है, मास्टरमाइंड साइकोलॉजी जानता है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं। सीन 9, क्रिटिकल थिंकिंग वर्सेस मैनिपुलेशन,
असली युद्ध। रीजन जनता को टाउन स्क्वायर में इकट्ठा करता है और कहता है, तुम्हें सोचने से डराया गया, तुमसे सवाल पूछने की शक्ति छीन ली गई, लेकिन आज तुम अपना दिमाग वापस लौटाओगे। शहर जाग रहा था, लेकिन मास्टरमाइंड भी। छाया की आवाज आती है, तुम सत्य नहीं बचा सकते। रीजन। लोग भ्रम चाहते हैं, भ्रम आसान है, सोच मुश्किल है। रीजन जवाब देता है, सोचना मुश्किल है, लेकिन यही आजादी है। सीन 10, अध्याय का अंत, लेकिन युद्ध की शुरुआत। पार्ट 3 के अंत में रीजन को एक और क्लू मिलता है। सिंबल के नीचे लिखा है, द फाइनल क्लू इज हिडन इन योर ओन माइंड। इसका क्या मतलब? क्या मास्टरमाइंड रीजन को ही टेस्ट कर रहा है, या क्या मास्टरमाइंड किसी एक व्यक्ति नहीं बल्कि लोगों के बियासेस है? ये सस्पेंस पार्ट 4 में रिवील होगा। पार्ट 3 समाप्त। अगले पार्ट में पार्ट 4, दी वॉर ऑफ लॉजिक, तर्क बनाम भ्रम का युद्ध। इसमें रीजन गहराई से पड़ेगा, 20+ और कॉग्निटिव बियासेस, माइंड इल्यूशंस का सच, कैसे लोग मैनिपुलेट होते हैं, कौन है मास्टरमाइंड, पहला बड़ा ट्विस्ट। पार्ट 4, गायब होती सच्चाइयों का खेल। रात के 11 बजे थे। शहर की पुरानी लाइब्रेरी के पीछे वाली खिड़की आधी खुली थी, जैसे किसी ने जल्दी में भागते हुए छोड़ दी हो। आरव और सिया दोनों अपने टॉर्च लेकर अंधेरे में आगे बढ़ रहे थे। हवा में एक अजीब सा धुआं था, ना आग का ना धूल का, लेकिन एक ऐसा धुआं जो दिमाग में उलझन पैदा करे। सिया ने धीरे से कहा, आरव, ये जगह कुछ गड़बड़ है, मुझे लग रहा है कि यहां कोई हमें देख रहा है। आरव रुक गया, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग तुरंत चालू हो गई। किसी के देखने का मतलब क्या? क्या कदमों की आवाज आई? क्या हवा भारी है? क्या खिड़की खुली होने का टाइमल है? उसने दीवार पर हाथ रखकर तापमान महसूस किया। दीवार ठंडी थी, बहुत ठंडी। यहां कोई हाल ही में था, आरव ने कहा, लेकिन उसका इरादा क्या था? क्या वो क्लू छोड़ना चाहता था या कुछ चुराना? अध्याय 16, साइलेंट रूम का सच। लाइब्रेरी के अंदर एक कमरा था जिसे सब लोग साइलेंट रूम कहते थे। यह कमरा इतना शांत था कि आप अपने दिल की धड़कन भी सुन सकते थे, लेकिन आज वो कमरा उतना शांत नहीं था। किताबें इधर उधर गिरी थी। एक टेबल पर एक कागज फटा पड़ा था, जैसे कोई जल्दी में कुछ लिखते लिखते भागा हो। सिया ने कागज उठाया, उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, ट्रूथ इज नॉट मिसिंग, इट इज हिडन इन प्लेन साइट। सच्चाई गायब नहीं है, वो सामने सामने छिपी है। आरव ने कागज को सूंघा। हां, सूंघा, क्योंकि क्रिटिकल थिंकर्स हर सेंस का इस्तेमाल करते हैं। कागज पर हल्की सी कैंप फायर धुएं की खुशबू थी। किसी ने ये नोट जंगल के पास वाले पुराने कैंप से लिखा था, क्रिटिकल थिंकिंग लेसन 16, सेंसरी एनालिसिस। सिर्फ आंखों से नहीं, 5 सेंसेस से सोचना। स्मेल, टच, टेम्परेचर, सुनाई देने वाली आवाजें, सब क्लूज होते हैं। हर सेंस एक नया डायमेंशन देता है। अध्याय 17, जंगल की ओर भटका हुआ रास्ता। रात गहरी थी, जंगल का रास्ता और भी गहरा। आरव और सिया दोनों बिना आवाज किए आगे बढ़ रहे थे। पेड़ों के बीच एक अंधेरा रास्ता था, जिसे देखकर लगता था कि सदियों से कोई नहीं आया, लेकिन ये सच नहीं था, क्योंकि रास्ते पर ताजे पैरों के निशान थे। सिया नीचे झुकी और बोली, ये कदमों के निशान सिर्फ एक इंसान के नहीं हैं, 2 लोग थे। आरव, क्या वे एक साथ चले? सिया, नहीं, एक जल्दी में भागा है, दूसरा धीरे धीरे पीछा कर रहा है। यह बात सुनकर आरव की रीढ़ में सनसनी दौड़ गई, क्योंकि इसका मतलब था एक अपराधी भाग रहा था और एक उसका पीछा कर रहा था। लेकिन कौन किसे? क्रिटिकल थिंकिंग लेसन 17, पैटर्न रीडिंग। फुटप्रिंट्स साइज, उम्र और वजन बता सकते हैं। कदमों के बीच दूरी व्यक्ति की गति और घबराहट दिखाती है। मिट्टी में गहराई, वो भारी बैग ले जा रहा था या नहीं। क्रिटिकल थिंकर्स हर संकेत पढ़ते हैं, हर अंतर सुनते हैं। अध्याय 18,
आग के पास छोड़ा गया रहस्य। जंगल के बीच एक पुराना कैंप था जहां कभी स्कूल के बच्चे पिकनिक के लिए जाते थे, मगर आज वहां कोई और आया था। एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी, एक बुझी हुई आग और जमीन पर पड़ा एक अधजला डायरी का पन्ना। आरव ने उसे उठाया। सिया ने टॉर्च की रोशनी डाली। पन्ने पर लिखा था, अगर मैं ये सच बाहर लाया तो सबका खेल खत्म हो जाएगा। सिया ने पूछा, ये किसने लिखा? आरव सोच में पड़ गया। लेखन कांपता हुआ था, जैसे कोई डर के मारे लिख रहा हो। लेकिन ये कोई बच्चा नहीं था, ये किसी ऐसे व्यक्ति का हैंडराइटिंग थी जिसे बहुत कुछ पता था। क्रिटिकल थिंकिंग लेसन 18, राइटिंग एनालिसिस। लिखावट की तीव्रता भावनात्मक हालत दर्शाती है, वाक्यों की लंबाई जल्दबाजी या शांत दिमाग, शब्दों का चयन लेखक का डर या विश्वास। अध्याय 19, असली रहस्य, सच कौन छिपा रहा था? अब पजल काफी बड़ा हो चुका था। मिसिंग ट्रूथ, बर्न डायरी पेज, अ सीक्रेट समवन वाज चेसिंग, अ पर्सन समवन वांटेड टू स्टॉप। आरव ने सभी पीसेस जोड़ने शुरू किए। लाइब्रेरी में टूटा हुआ कमरा, जंगल में ताजे फुटस्टेप्स, कैंप में अधजला नोट, वही धुएं की खुशबू, वे 2 कदमों के निशान। एक पैटर्न बन रहा था। कोई एक सच उजागर करना चाहता था, लेकिन कोई दूसरा उसे रोकने पर तुला था। सिया ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि जो नोट्स छोड़ रहा था वही शायद मिसिंग हो गया? आरव ने धीरे से सर हिलाया। हां, और मुझे लगता है कि वो अब भी आसपास है। उन दोनों ने गहरी सांस ली। जंगल पूरी तरह चुप था, लेकिन उस चुप्पी में बहुत कुछ था। एक ऐसा सच जो आवाज नहीं करता, लेकिन महसूस होता है। अध्याय 20, क्रिटिकल थिंकर्स का सबसे बड़ा हथियार, काम माइंड। सच्चाई के करीब आने का सबसे बड़ा खतरा होता है भावनाओं का हावी हो जाना। घबराहट गलत निर्णय, जल्दबाजी गलत निष्कर्ष, डर गलत दिशा। आरव ने सिया से कहा, हम तभी सच पकड़ पाएंगे जब हमारी सोच शांत रहे। दोनों ने आंखें बंद करके 1 मिनट फोकस किया। सुना, पत्तों की हल्की सरसराहट, दूर किसी जानवर की आवाज, एक बहुत दूर जमीन पर पड़ी कोई चीज गिरने की सूक्ष्म आवाज। तभी आरव ने एक नए पैटर्न को पहचान लिया। सिया, उसने धीरे कहा, उस दिशा में कुछ गिरा है और वो इंसानी हरकत थी। टू बी कंटिन्यूड इन पार्ट 5। अगले भाग में कहानी और गहरी और रहस्यमयी और क्रिटिकल थिंकिंग ट्रेनिंग और भी एडवांस्ड लेवल पर जाएगी। अध्याय 26, गुफा का दूसरा दरवाजा। जैसे जैसे वे गुफा के भीतर बढ़ रहे थे, दीवारों पर सिंबल्स और चमकने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति राव दिखा रही हो। सिया ने टॉर्च ऊंची की। दीवार पर एक बड़ा सिंबल था, द डेल्टा साइन, परिवर्तन, बदलाव का प्रतीक। आरव ने कहा, यहां लिखी हर चीज एक संदेश है, हमें सब कुछ डीकोड करना होगा। गुफा के अंत में एक और रास्ता स्प्लिट होता हुआ दिखा। बाएं रास्ता चौड़ा लेकिन अंधेरा, दायां रास्ता संकरा लेकिन रोशनी हल्की। सिया ने पूछा, कौन सा? आरव मुस्कुराया, क्रिटिकल थिंकर्स आसान रास्ता नहीं लेते, हम वो लेते हैं जो सच तक ले जाए। और दोनों दाएं रास्ते में घुस गए। अध्याय 27, आवाजें जो दिखती नहीं। अचानक गुफा के अंदर धीमी धीमी वॉइसेस गूंजने लगी। ना कोई इंसान था, ना कोई मशीन, पर आवाजें थी, जैसे दीवारें खुद बोल रही हों। आवाज कहती थी, लुक फॉर वॉट इज नॉट स्पोकन। जो कहा नहीं गया वही असली सच है। सिया के होंठ सूख गए। क्या यह हैल्यूसिनेशन है? आरव ने सिर हिलाया। नहीं, ये एक टेस्ट है जो क्रिटिकल थिंकर्स को पास करना होता है, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग में सबसे बड़ा प्रिंसिपल है, जो दिखता है वो हमेशा पूरा सच नहीं होता, जो नहीं दिखता वो असली सच बनाता है। अध्याय 28, सच का पहला चेहरा। गुफा के अंदर एक पत्थर की मेज थी, उस पर एक फोटो रखी थी, एक आदमी की ब्लरी छवि। चेहरा पहचानना मुश्किल था,
लेकिन फोटो के पीछे लिखा था The one WHO warned you। सिया दंग रह गई। तो वो शैडो आदमी दुश्मन नहीं था? आरव ने फोटो पलटी और बोला, नहीं, वो हमें बचा रहा था। इसका मतलब यह था कि शहर का असली मास्टरमाइंड कोई और था, जो इन सारे क्लूज को गलत दिशा में मोड़ रहा था। अध्याय 29, अंतिम सुराग। मेज के बगल में एक धातु का पतला बॉक्स था। उस पर वही इंफिनिटी सिंबल बना था जो उन्हें चाबी पर मिला था। उन्होंने बॉक्स खोला। अंदर एक लाइन लिखी थी, ट्रूथ इज अ मिरर, इट ब्रेक्स व्हेन यू फियर 80। और नीचे एक छोटा सा कागज जिस पर शहर की सबसे पुरानी लाइब्रेरी की बेसमेंट की लोकेशन बनी थी। सिया, तो पूरा खेल वही खत्म होगा? आरव, नहीं, वही शुरू हुआ था। अध्याय 30, दी फाइनल वॉक। गुफा के बाहर निकलते वक्त सुबह की रोशनी उग रही थी। रात का डर, कंफ्यूजन, मिस्ट्री सब पीछे रह गया, लेकिन सच सामने था। एक ऐसा सच जो कई वर्षों से छिपाया गया था। एक ऐसा सच जिसे दिखने से किसी को डर लगता था। एक ऐसा सच जिसे डीकोड करने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत थी। आरव और सिया अब तैयार थे। नक्शा उनके हाथ में था, इन्फिनिटी चाबी जेब में, ट्रूथ लाइन पूरी तरह साफ। अब उन्हें बस एक आखिरी कदम उठाना था। सच का सामना, आउट्रो, सच की असली जीत। एवरी मिस्ट्री एंड्स विद 2 पॉसिबिलिटीज। या तो इंसान सच को खोज लेता है या सच इंसान को। आरव और सिया ने 2 बातें सीखी। एक, क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ स्किल नहीं, एक हथियार है जो आपको झूठ से बचाता है, मैनिपुलेशन तोड़ता है और सच को पहचानना सिखाता है। हर क्लू, हर पैटर्न, हर साइलेंस एक हिडन मैसेज होता है जो दुनिया नहीं बताती। वो क्रिटिकल माइंड समझ लेता है। 3, फेयर इज द बिगेस्ट लाई। जब डर हटता है, सच दिखने लगता है। 4, मिस्ट्री कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर सच के पीछे एक नया सच छिपा होता है। और इसलिए क्रिटिकल थिंकर्स कभी रुकते नहीं। वे ऑब्जर्व करते हैं, एनालाइज करते हैं और सच को बिना डरे अपनाते हैं। अगर तुम सच की तलाश में हो तो सवाल पूछना कभी मत छोड़ना, क्योंकि सवाल ही सच का दरवाजा खोलते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग सिर्फ किताब नहीं, एक नया नजरिया है जिसे सीखकर तुम दुनिया को अलग तरह से देख सकते हो। सच कहीं बाहर नहीं, वो वही है जहां तुम देखना शुरू करते हो।